नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थोड़ा दो लेट हो गया था थोड़ा। ओके, सबको गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, और इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है और आज अपनी कॉस्टिंग की टेस्ट सीरीज भी अपनी शुरू हो गई थी दोस्तों। कॉस्टिंग में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक क्लास तो अभी ले चुका था दिन में, दोपहर में, सुबह 9 बजे, और अभी 5 बजे क्लास आपकी और होगी कॉस्टिंग की। ओके, तो अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिए, तो अपनी तैयारी को शानदार जानदार तरीके से कर लीजिए। सबको गुड आफ्टरनून दोस्तों। ओके ओके, टॉपेस पर गुड आफ्टरनून। ओके, सभी को ललिता गुड आफ्टरनून, रजनी जय श्री कृष्णा। कैसे हो? कृष्णा आज गुड आफ्टरनून। कैसे? देखो, अब तक की कक्षा में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 210 प्रश्नों को लेकर बातचीत कर चुका था और 210 प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने बातें बता दी थी और इनकम टैक्स के 210 प्रश्न आप लोगों को करा चुका था। ओके, कॉस्टिंग की क्लास आज शुरू करी दी थी। आज से दोस्तों कॉस्टिंग की क्लास अपनी शुरू हो गई थी। कॉस्टिंग की भी दोस्तों मैंने टैक्स मतलब टेस्ट सीरीज शुरू करी। अब दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज्यादा प्रश्न आप सोल्व करोगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। अब प्रश्न सोल्व करने का टाइम अपना। ओके, आगे ये यहाँ तक अपने अब बात करेंगे। अगला, एक बिजली कंपनी जो अपने प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग सीधी रेखा पद्धति से राशि लगाती है। ओके, यदि किसी संपत्ति को उसके अपेक्षित मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय करती है तो शेष राशि को क्या माना जाएगा? ओके, देखो तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने बना है और बहुत ही लाजवाब वो है कि एक बिजली कंपनी दोस्तों आप जानते हो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाती है अपनी संपत्तियों पर और अन्य सभी कंपनियां जो है WDV मेथड से लगाती है। ऐसी किसी संपत्ति को उसके अपेक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाए, अगर मित्रों मान लो उसकी सेल वैल्यू जो है वो अगर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या है मित्रों, कम है। अगर किसी भी संपत्ति की सेल वैल्यू उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है तो शेष राशि को अंतिम राशि माना जाएगा, यानी इसको दोस्तों फाइनल टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। उसको अपन टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। ये अपना टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इसको अपन टर्मिनल डेप्रिसिएशन अपन कहेंगे। ओके, इसको अंतिम मूल्य ह्रास कहा जाएगा, अंतिम ह्रास कहा जाएगा। ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन अपना कहलाएगा। ओके, तो कोई भी कंपनी अगर अपने अपेक्षित मूल्य से कम मूल्य पर अगर किसी चीज को सेल करती है मित्रों तो वो आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंतिम मूल्य ह्रास माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको ये चीज समझाने का प्रयास करूँ और इस चीज को अच्छे से आपको समझाऊं और अच्छे से आपको बताऊं तो ये चीज आपके दिलो दिमाग में साइड में सेट हो जानी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के मामले में अगर बात करें तो मैं यहाँ बता दें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पहले बात तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो होती है मित्रों वो WDV मेथड पे नहीं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर क्या करती है, अपना फॉलो करती है। स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो अपनी करती है दोस्तों। ओके, तो मित्रों अब मैंने क्या कहा कि इस केस में क्या क्या हो सकता है। देखो, इस केस में क्या हो सकता है, जब अगर WDV की वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है तो दोस्तों ये कहलाता है आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन अपना कहलाता है। ओके, लेकिन अगर अपनी सेल वैल्यू ज्यादा, अगर मैं कहूँ सेल वैल्यू ज्यादा है और WDV अगर कम है तो दोस्तों बैलेंसिंग चार्ज कहलाता है, संतुलित चार्ज इसको बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है, बैलेंसिंग चार्ज कहलाता है। और मित्रों अगर मैं कह दूं कि अगर अपनी सेल वैल्यू ज्यादा है किससे, ओरिजिनल कॉस्ट से, अगर संपत्ति की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है मित्रों तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तीन कंडीशन सामने हो सकती है अगर किसी विद्युत कंपनी की बात करूं, किसी भी विद्युत कंपनी को लेकर दोस्तों बताऊं तो देखो, बिजली कंपनी के द्वारा अपनी संपत्तियों पर जो है वो एसएलएम विधि से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ये आप जानते हो। अगर ऐसी कंपनियां अपनी किसी संपत्ति को रिटर्न डाउन वैल्यू से कम मूल्य पर बेचती है, अगर उन संपत्तियों की रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू अगर कम है तो वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, लेकिन अगर सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है तो उसे अपन बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं, और यदि सेल वैल्यू उस संपत्ति की मूल लागत से ज्यादा है तो कैपिटल गेन कहलाता है। ओके, जैसे सपोज करो मित्रों, अगर मैं कहूं कि कोई असेट्स है, इस असेट्स की मान लो दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट तो है मतलब 1 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख है। WDV जो है मित्रों मान लो आपकी 80,000 रुपये। ओके मित्रों, अब मैं यहाँ पर केस बताता हूँ मित्रों। ओके, अगर मान लो ये सेल वैल्यू है ना, तो सेल वैल्यू, अगर सेल वैल्यू जो है मित्रों वो आपकी 60,000 रुपये है तब तो दोस्तों ये 20,000 रुपये क्या माना जाएगा, आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। ओके, मान लो सेल वैल्यू जो है मित्रों वो आपकी मतलब 90,000 है। कितने? 90,000 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10,000 जो है ना, 10,000 ये क्या माना जाएगा, आपका बैलेंसिंग चार्ज माना जाएगा। अगर सेल वैल्यू में तो 1,10,000 है
मतलब यहाँ पर कॉस्ट से भी ज़्यादा है, तो ये 10,000 का क्या माना जाएगा दोस्तों, कैपिटल गेन माना जाएगा, इसको कैपिटल गेन मानेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक विद्युत कंपनी के संबंध आता है, तो विद्युत कंपनियों के द्वारा अपनी डेप्रिशिएबल असेट्स को बेचने के समय क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। सबसे ज़्यादा आप जानते हो कि एक विद्युत कंपनी जो होती है वो अपनी संपत्तियों के ऊपर डेप्रिशिएशन जो होती है वो रिटर्न एसएलएम मेथड से लगाती है। वहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। अगर उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू उनकी सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो वो टर्मिनल डेप्रिशिएशन को शो करती है। अगर वहाँ की सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा है तो बैलेंसिंग चार्ज को शो करती है। और वहाँ की सेल वैल्यू अगर उस संपत्ति की मूल लागत से भी ज़्यादा है तो उसे कैपिटल गेन की कंडीशन में शामिल करते हैं। बताओ ये तीनों कंडीशन समझ में आई या नहीं, यस या नो। मैं जो समझाऊँ दोस्तों सुना। अब आपकी जो टेस्ट सीरीज चलती है इनकम टैक्स को लेकर, तो आपकी यूनिट नंबर 10 मजबूत हो रही है और बुधवार से आपकी यूनिट नंबर 5 का भी टेस्ट स्टार्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? ओके, अगला अशोधित मूल्यह्रास, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है मित्रों, ये एक प्रकार का लॉस होता है। ये अपना एक लॉस है जो उसी कर निर्धारण वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसे आगे कितने समय तक के लिए ले जा, तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को दोस्तों अनिश्चित काल तक के लिए आगे ले जा सकते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है मित्रों, अगर किसी वर्ष पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाता तो उसको अनिश्चित काल तक के समय के लिए आगे ले जा सकता है, अर्थात उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, वो अनिश्चित काल तक के लिए क्या सकता आगे जा सकता है। तो अगर कोई भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अगर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को दोस्तों उसी कर निर्धारण वर्ष में पूरा अगर नहीं किया जा सके तो उससे दोस्तों आगे ले जाया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। किसी विशिष्ट व्यवसाय का यानी किसी स्पेशल व्यवसाय का अशोधित मूल्यह्रास जो पिछले वर्ष से आगे लाया निम्न से पूरा किया जा सकता है। ओके, मतलब आगे देखो, आगे तो अपन कह सकते हैं उसी व्यवसाय से, जरूरी नहीं। देखो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड समय के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी आय के किसी भी साधन से, किसी व्यवसाय से, किसी भी साधन की आय से, परंतु पहले व्यवसाय की आय से। बिल्कुल, तो क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है तो देखो, वैसे तो आप जानते हो कि कोई भी लॉस एक बार कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। कोई भी लॉस अगर किसी प्रीवियस ईयर में आगे अगर कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है तो आगामी वर्षों में वो लॉस उसी इनकम से सेट ऑफ होगा जिस इनकम से दोस्तों जिससे वो लॉस हुआ है। जैसे सपोज करो मित्रों, अगर मैं कह दूं, आप लोग कह दूं कि अगर मैं कह दूं यहाँ पे लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, अगर वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है तो आगामी वर्षों में वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर एक बार कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है तो उसको अनिश्चित समय के लिए आगे कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ऐसा डेप्रिसिएशन जो होता है किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन पहले जो होता है वो व्यवसाय की इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा, यानी पहले उसे व्यवसाय की इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा, अतः वो पहले व्यवसाय की इनकम से क्या होगा, सेट होगा। इसके बाद आप लोगों की आगे की रामायण वहाँ पर चलेगी। सबसे पहले से व्यवसाय की हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है, लॉस एंड सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरिड फॉरवर्ड। देखो मैं तो आप जानते हो तो मत करो। देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि लॉस ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई लॉस होता है मित्रों तो वो 8 सालों के लिए क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, अगर लॉस ऑन ऑफ स्पेकुलेशन की, अगर स्पेकुलेशन से लॉस की बात करें, अगर सट्टे के व्यापार से कोई लॉस होता है मित्रों तो 4 सालों के लिए क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड होता है। ओके, आगे आगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं तुमसे कह दूं कि धारा 35A, अगर धारा 35A में उल्लेखित धारा 35A में वर्णित व्यवसाय की हानि, वर्णित व्यवसाय की हानि, व्यवसाय की हानि, अगर धारा 35A में कोई व्यवसाय है उसकी हानि जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो सकती है, आगे कैरिड फॉरवर्ड हो सकती है, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए वो लॉस आगे जा सकता है। एक तो हो गया दोस्तों आपकी धारा 35A में वर्णित व्यवसाय की हानि, और एक हो गया अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जिनकी कोई लिमिट नहीं है, आगे कितने साल के लिए भी कैरिड फॉरवर्ड हो सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये 8 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी दोस्तों आप लॉस आता है 8 साल के कैरियर में। लेकिन घुड़ दौड़ के घोड़ों से होने वाली जो हानि होती है, देखो एक तो सट्टे के व्यापार से होने वाली हानि
और एक घुड़दौड़ के व्यापार से होने वाली हानि जो है वो 4 वर्षों के लिए कैरिड फॉरवर्ड होती है। और धारा 35A में वर्णित व्यवसाय की कोई हानि होती है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर कोई अन्य अब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है तो वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड होता है। ओके मित्रों, फिर आप सभी जानते हो मित्रों कि कोई भी लॉस आगे कैरिड फॉरवर्ड, कोई भी लॉस आगे कैरिड फॉरवर्ड तभी हो सकता है जब उस करदाता के द्वारा धारा 139(3) के तहत लॉस ऑफ रिटर्न, मतलब उसने लॉस की रिटर्न अगर दाखिल की है। अगर उसने लॉस की रिटर्न दाखिल नहीं की है तो दोस्तों कोई भी करदाता अपने लॉस को आगे कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो रिटर्न ऑफ लॉस धारा 139(3) के तहत अगर वो भरता है तो लॉस को कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है, अन्यथा वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं हो सकता। मित्रों आगे अगला, ईश्वर लिमिटेड ने 1 जून 2019 को लंदन से एक कार अपने कर्मचारी के उपयोग के लिए आयात की है। कर्मचारी के उपयोग के लिए आयात की तो अतः वो कार कहाँ पर काम आएगी, तो कर्मचारियों व्यवसाय में काम आएगी। तो उस पर 215% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा आयकर अधिनियम 1961 के 32 के अनुसार। ओके आगे, चाय रबड़ कॉफी, चाय कॉफी रबड़ विकास खाते से संबंधित कटौती स्वीकृत की जाएगी। कितनी कटौती स्वीकृत की जाएगी? चाय कॉफी, सर जी हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है ना निर्मल बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म, देखो बेटा निर्मल बेटा आपने सही कहा, देखो मैंने कहा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को जो सेट ऑफ करने की बात आती है ये या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन से सेट ऑफ हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। अगर सेट ऑफ नहीं होता दोस्तों तो ये 8 सालों के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता मित्रों, ये इसको सेट ऑफ करने की बात आती है तो ये सेट ऑफ केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है। और दोस्तों इसको जो आगे कैरिड फॉरवर्ड करने का ये 8 सालों के लिए क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। आगे अब आता है मित्रों चाय कॉफी रबड़। मैंने कहा मित्रों आपके सामने आ रहा है चाय कॉफी रबड़ विकास खाते से संबंधित कटौती स्वीकृत की जाएगी। किसी भी करदाता को, एक कंपनी करदाता को, किसी भी करदाता को जो भारत में चाय कॉफी रबड़ उत्पादन निर्माण करने के व्यवसाय में लगा गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई बताने वाली बात नहीं है, साफ साफ कह रखा है चाय कॉफी रबड़ विकास खाते से कटौती जो है वो किसी भी करदाता को जो भारत में चाय कॉफी रबड़ उत्पादन और निर्माण करने के व्यवसाय में क्या हो लगा हो तो उनके लिए दोस्तों कटौती होती है, उनको डिडक्शन मिलती है। दोस्तों आगे, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण, मतलब उसका कुछ भाग खंडनीय हस्तांतरण किया जाता है। मित्रों मैंने कहा कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण किया जाता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय को निम्न की आय में शामिल किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये होती है आपकी डीम्ड इनकम, मानी गई इनकम। तो मित्रों यहाँ पर जो हस्तांतरण करता है उस हस्तांतरण कर्ता के हेड में दोस्तों वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण करता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली जो इनकम होती है वो हस्तांतरणकर्ता की हेड में टैक्सेबल मानेगी, यानी हस्तांतरणकर्ता के हाथों में टैक्सेबल मानी जाएगी। आगे फिर मैंने लिखा यदि कोई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है और हस्तांतरित के जीवन काल में अखंडनीय है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय को दोस्तों निम्न की आय में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हस्तांतरित की मृत्यु तक हस्तांतरित की और उसके बाद हस्तांतरणकर्ता की मानी जाएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो अखंडनीय है तो मित्रों कोई भी ऐसी संपत्ति जो अखंडनीय होती है तो जब तक दोस्तों जिस व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा रहा है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हस्तांतरणकर्ता के हाथों में वो टैक्सेबल मानी जाएगी। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये डीम्ड इनकम का प्रोविजन है। डीम्ड इनकम में इस तरह के प्रोविजन आपके सामने आते हैं। फिर मैंने लिखा दोस्तों आपके लिए कि यदि एक व्यक्ति का किसी संस्था में सारवान हित है, सारवान हित का मतलब 20% का वोटिंग पावर है किसी व्यक्ति का। सपोज करो ये मुकेश है, मैं हूं दोस्तों, मान लो मेरा किसी एम लिमिटेड में दोस्तों मेरा सारवान हित है अर्थात वोटिंग पावर, तो उसकी कुल आय में
ऐसी संस्था द्वारा निम्न को दिया गया पारिश्रमिक सम्मिलित किया जाएगा। तो मित्रों सीधी सी बात है, अगर मेरी वाइफ इस संस्था में काम करती है, जिस संस्था में मेरा सारवान हित है, तो वाइफ को जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो मेरी सैलरी मानी जाएगी। अतः उसका टैक्स का पेमेंट वाइफ को नहीं मेरे को देना पड़ेगा। तो ये ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा, अतः वो जीवन साथी की इनकम मानी जाएगी दोस्तों। ओके, तो उस कंपनी से मिलने वाला जितना भी पारिश्रमिक है वो उस व्यक्ति के जीवन साथी को दिया जाएगा, अतः वो जीवन साथी की इनकम मानेगा, जीवन साथी को दोस्तों देना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर? तो अगर मित्रों अगर मान लो मेरी वाइफ अगर इस संस्था में काम करती है और इस संस्था में मेरा सारवान हित है, तो मेरी वाइफ को इस संस्था से जितना भी सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ मिलेगा तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी। लेकिन इसमें इसमें अपवाद क्या है? अगर वाइफ ने वो इनकम अपनी खुद की योग्यता से प्राप्त की है, अगर वाइफ ने इस कंपनी में कुछ ऐसा कार्य किया है जो स्वयं की योग्यता और स्किल के आधार पर किया जा रहा है, तो उस स्थिति में वाइफ को जो मिलने वाली जो पारिश्रमिक होता है वो वाइफ के लिए ही टैक्सेबल माना जाएगा। और एक हो सकता है कि जिस समय वाइफ को सैलरी प्राप्त हो रही है उस समय हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक हो जाता है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाता है, तो उस केस में दोस्तों वो वाइफ की ही इनकम मानी जाएगी, हस्बैंड की इनकम नहीं मानी जाएगी। मैंने क्या कहा था, अगर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन साथी अपने स्वयं की योग्यता, अपने स्किल और अपने अनुभव के आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वो उस केस में स्पाउस की इनकम ना होकर स्वयं की इनकम आ जाएगी। अगर वाइफ ने इस संस्था से इनकम अपनी स्वयं की योग्यता, स्वयं की क्वालिटी, स्वयं के अनुभव के आधार पर प्राप्त किया गया है तो वो इनकम वाइफ की ही इनकम मान जाएगी, वो हस्बैंड की इनकम नहीं मान जाएगी। अगला प्रश्न मैंने लिखा है कि यदि एक इंडिविजुअल के द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई संपत्ति निम्न को हस्तांतरित की जाती है तो धारा 64A(4) के अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान है। किसके लिए प्रावधान है? तो मित्रों ये पुत्र वधू के लिए प्रावधान है। किसके लिए? पुत्र वधू। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी बहू को, कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्र वधू को बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के कोई संपत्ति स्थानांतरित करता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति से होने वाली जो इनकम है वो पुत्र वधू की इनकम ना मानकर वो उस ससुर जी की इनकम मानी जाएगी और ससुर जी को ही उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा धारा 64A(4)(6) के अनुसार। ओके, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। तो कोई भी अगर ससुर है मित्रों, कोई भी ससुर जी है, अगर ससुर जी मित्रों अपनी कोई इनकम जो है वो अपनी पुत्र वधू को देता है, किसको देता है? पुत्र वधू को अगर इनकम, ओके मित्रों, पुत्र वधू को कोई इनकम देते मतलब संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो पुत्र वधू को संपत्ति ट्रांसफर करने पर दोस्तों जो भी इनकम प्राप्त होती है वो इनकम किसकी इनकम मानी जाएगी? तो वो इनकम जो है मित्रों वो वहां पर उसी की मानी जाएगी, यानी ससुर जी की इनकम मानी जाएगी। ससुर जी को उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी पुत्र वधू को, अगर पुत्र वधू को हस्तांतरित इनकम की बात आ रही है, और एक बात सुना, ऐसा हस्तांतरण कब होना चाहिए? ऐसा हस्तांतरण 1 जून 1993 या उसके पश्चात होना चाहिए। ऐसा हस्तांतरण 1 जून 1993 या उसके पश्चात होना चाहिए मित्रों के। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, वहां पर जिस समय संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है उस समय उन दोनों के बीच में दोस्तों ससुर और बहू का संबंध होना जरूरी है मित्रों, ससुर और बहू का संबंध होना जरूरी है। यदि दोस्तों अच्छा तो अगर ये हस्तांतरण प्रतिफल सहित होता, अगर मान लो ससुर जी अगर मान लो इस बहू को कोई संपत्ति देता है और बदले में कोई पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर लेता है, यानी कोई पैसा प्राप्त कर लेता है, तो उस स्थिति में वो बहू की इनकम मानी जाएगी, ससुर की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। और यदि ससुर जी ने ये संपत्ति 1 जून 1973 से पहले दी है तो भी दोस्तों पुत्र वधू की इनकम मानी जाएगी, ससुर की इनकम नहीं मानी जाएगी दोस्तों के आगे। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना मित्रों कि जिस समय संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है और जिस समय इनकम प्राप्त हो रही है, इन दोनों ही परिस्थितियों में उन दोनों के बीच में दोस्तों पुत्र वधू और ससुर जी का संबंध होना जरूरी है। अगर दोनों परिस्थितियों में दोस्तों ये संबंध नहीं है तो वो इनकम दोस्तों जिसको प्राप्त हो रही है उसी के लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। आगे धारा 64A के अनुसार एक एवेक्स को अर्जित किए, एक एवेक्स एंड माइनर जो होता है मित्रों, यहाँ पर एक माइनर की बात आ रही है मित्रों। तो मित्रों मैंने कहा धारा 64A के अनुसार एक बच्चा है दोस्तों जिसकी उम्र 18 से कम है, उसको अर्जित होने वाली इनकम जो है उसकी पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी, और वो उस पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है। अगर मान लो मित्रों मैं कह दूं कि ये भाई साहब मैं हूं मुकेश है और ये मान लो मेरी वाइफ है, मान लो दोस्तों मेरी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है और वाइफ की इनकम मान लो 80,000 रुपए है। ओके, कितने? 80,000। हम दोनों के एक बेटा है, वो बेटे को, उस बेटे को मान लो ये बेटा है मान लो हमारा अनिरुद्ध बेटा है,
इस बेटे को दोस्तों अगर मान लो 20,000 रुपए की कोई इनकम प्राप्त होती है, ये 20,000 रुपए कमाता है, तो ये 20,000 रुपए दोस्तों अनिरुद्ध की इनकम ना मानकर दोस्तों या हम दोनों में से किसी एक की इनकम मानी जाएगी। तो किसकी मानी जाएगी? जिसकी इनकम ज्यादा है। मेरी इनकम ज्यादा है तो 20,000 को मेरे को, यानी बच्चे की 20,000 की इनकम पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1,20,000 की इनकम पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों के आगे। तो मित्रों अगर किसी भी अवेक्स बच्चे को कोई इनकम प्राप्त होती है तो वो पेरेंट्स की इनकम मानी जाती है, और उस पेरेंट्स की इनकम मानी जाती है जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर भी दोस्तों कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहला अपवाद तो यह है मित्रों कि उस बच्चे को अगर अपनी स्वयं की योग्यता, अगर उस बच्चे को विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, अनुभव या प्रतिभा का उपयोग करते हुए दोस्तों उसने इनकम प्राप्त की है, तो दोस्तों उस केस में वो उस बच्चे की इनकम मानी जाएगी, वहां पर पेरेंट्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके बता आगे। अब देखो फिर आता है दोस्तों, अगर बात करो अगर बच्चे ने कोई इनकम शारीरिक कार्य करके अर्जित की है, अगर बच्चे ने कोई इनकम शारीरिक कार्य करके अर्जित की है तो वो बच्चे की इनकम मानी जाएगी, वो पेरेंट्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके बता, ठीक है। और यदि अवेक्स पुत्री विवाहित है, अगर मान लो कोई पुत्री है और वो विवाहित है, तो फिर मित्रों वो माता पिता की इनकम नहीं होगी, वो उसके हस्बैंड की इनकम होगी, क्योंकि अवेक्स पुत्री अगर विवाहित है तो मित्रों उनका माता पिता से कोई मतलब नहीं। कहते ना कि बेटी पराया धन होती है, जब शादी हो जाती है तो बेटी का दोस्तों पुराने घर से कोई वास्ता नहीं था, सारे अधिकार जो है वो अगले घर के ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी सारे अधिकार जो है मित्रों, सारी जिम्मेदारियां, सारी मौत को, जो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पति को सौंप दी जाती है। तू जाने, तेरा काम जाने, इसको जो भी इनकम होती है तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, हमारा इससे पीछा छूटा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, यहाँ पर एक खास बात हो रहा है कि इसमें क्या होता है, 1,500 रुपए तक की छूट भी मिलती है। 1,500 रुपए तक की क्या होती है? छूट मिलती है, यानी 1,500 रुपए तक की छूट भी मिलती है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात को देखो, सपोज करो मैंने कहा अच्छा यहां पर ये 20,000 रुपए टैक्सेबल होंगे, 20 में 1,500 घटा दूंगा तो 18,500 रुपए की जो इनकम है उस केस में मेरे को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी माइनर चाइल्ड को कोई इनकम मिलती है, तो माइनर चाइल्ड को कोई भी इनकम मिलती है तो धारा 64(1)(a) के अनुसार उस पर 1,500 रुपए की डिडक्शन दी जाती है, यानी 1,500 रुपए की उस पर छूट भी दी जाती है, यानी 1,500 रुपए की डिडक्शन भी वहां पर दी जाती है। समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर सभी को? हाँ, अगला, यदि अवेक्स के माता पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है, भाई साहब लो, भाई साहब कितनी बड़ी बात है कि भाई साहब अवेक्स जो है, मतलब अवेक्स जो माइनर है उसके माता पिता का तलाक ही हो गया। अब तलाक हो गया तो बात करता हूं, तो अवेक्स बच्चे की आय को किसकी आय में शामिल किया जाएगा? तो मित्रों सीधी सी बात है मित्रों, यहां पर किसकी आय में? जो अभिभावक बच्चे का लालन पालन कर रहा है, भाई जिसके पास बच्चा है उसी को उसकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 1,500 रुपए की छूट के साथ। भाई जिस मानो वो बच्चा जिसके पास, अगर वो माता के पास है तो माता को टैक्स देना पड़ेगा, और पिता के पास तो पिता को टैक्स देना पड़ेगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 64(1)(a) के तहत। और इस केस में दोस्तों उसमें डिडक्शन कितनी लेगा? दोस्तों वो डिडक्शन लेगा 1,500 रुपए तक लेगा, 1,500 रुपए की उसको डिडक्शन दी जाएगी। आगे, यदि अवेक्स बच्चे की आय को किसी अभिभावक की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस अभिभावक को निम्न कर मुक्ति दी जाएगी। उस अभिभावक को कितनी कर मुक्ति दी जाएगी? तो मैं तो की दी जाएगी सम्मिलित की गई राशि अथवा 1,500 रुपए प्रति बच्चे, जो भी दोनों में से कम होगा वहां तक उसको छूट मिलेगी। जैसे मान लो कोई अवेक्स बच्चा है, अगर मान लो दोस्तों उसको 10,000 रुपए की, अगर मान लो तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर मैंने कहा और आपको बताया, मैं तो यहाँ तक मैं आपको बात करूँ तो मित्रों मैंने क्या कहा, मैं तो आप लोग बताया, मैंने कहा आप लोगों कि अगर मान लो कोई बच्चा है जिसकी इनकम मान लो 10,000 है, ओके, ये 10,000 की इनकम है दोस्तों, तो 10,000 की इनकम उनके पेरेंट्स के हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन 10,000 में से 1,500 रुपए की छूट मिल जाएगी, तो कितने की 8,500 यहाँ पर आ जाएगी। कितनी? 8,500। हेलो बोला, मैं क्लास में बताऊँ काम ऐसे। हाँ, तो डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप से ले लो ना, आप प्ले स्टोर पे जाइए, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, बस वहाँ से ले लो ना, वहाँ से ज्वाइन कर लो ना, फिर मैं आपसे बात करूँगा, आप ज्वाइन करो फिर मैं बात करूँगा आपसे। आगे देखिए दोस्तों, अब देखो, तो यदि एवेक्स बच्चे की आय की बात आती है तो दोस्तों सम्मिलित की गई आय अथवा 1,500 रुपए प्रति बच्चे की छूट मिलेगी। कौन सी धारा के तहत? धारा 64(1)(a) के अनुसार ये छूट दी जाएगी। ओके, आगे ये अच्छा, ऐसे अवेक्स बच्चे की आय जो असमर्थ है दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसे बच्चे की अवेक्स आय जो असमर्थ है,
तो मतलब असमर्थ होने पर उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसकी आय इस आय को छोड़कर अधिक है। अभिभावक अथवा कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं अवेक्स के लिए करेगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई अभिभावक दोस्तों असमर्थ है तो उस केस में दोस्तों उसके स्वयं के लिए ही कर योग्य मानी जाएगी, वहां पर अभिभावक की इनकम नहीं मानी जाएगी। कोई भी बालक दोस्तों जो अवेक्स, अंधा है, पागल है, विकलांग है, तो इस स्थिति में अगर उसको इनकम मिलती है तो उस माइनर बच्चे की इनकम होती है, वो पेरेंट्स की इनकम नहीं होती। अगर किसी बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी चातुर्य या प्रतिभा के आधार पर इनकम प्राप्त की है तो भी वो बच्चे की इनकम मानी जाएगी। अगर बच्चे ने कुछ शारीरिक कार्य के माध्यम से कोई इनकम प्राप्त की है तो भी वो बच्चे की इनकम मानी जाएगी। अगर बच्चा अवेक्स पुत्री विवाहित है तो भी दोस्तों वो उस अभिभावक की इनकम नहीं मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि धारा 64(1)(a) के प्रावधान कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होते। धारा 64(a) के प्रावधान कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होते। कौन कौन सी? पहली परिस्थिति, अगर अवेक्स बच्चा जो है, माइनर चाइल्ड जो है वो विकलांग है, तो उस केस में दोस्तों उसको जो भी इनकम मिलेगी वो खुद की इनकम होगी। अगर उसने अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और चातुर्य से कोई इनकम प्राप्त की है तो खुद की इनकम मानी जाएगी। अगर उसने शारीरिक कार्य के बदले में इनकम प्राप्त की है तो खुद की इनकम मानी जाएगी। अगर उसने दोस्तों अगर अवेक्स पुत्री विवाहित है तो भी दोस्तों अभिभावक की इनकम नहीं मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में उसको 1500 रुपए की छूट भी नहीं मिलेगी। 1500 रुपए की छूट तभी दी जाती है जब माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में शामिल किया जाता है, तो 1500 रुपए तक की छूट दी जाती है। यानी 1500 रुपए तक की छूट दी जाती है जब अभिभावक की इनकम उसको शामिल करते हैं, तो आगे ठीक है, अन्यथा उसे छूट नहीं मिलेगी। आगे फिर आता है दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों कि अगर माइनर चाइल्ड की चतुराई, कुशलता अथवा शारीरिक कार्यों के बदले में कोई इनकम कमाई जाती है तो क्या वो अभिभावक की इनकम मानी जाएगी? नहीं। तो अगर बच्चे ने अपने अनुभव, अपने चातुर्य और अपने स्किल और शारीरिक प्रयोग से अगर इनकम कमाई है तो वह अभिभावक अथवा कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं जो था स्वयं अवेक्स के लिए कर योग्य होगी, अर्थात वो अभिभावक के लिए आगे ओके वो अभिभावक के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो अभिभावक के हैंड में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी दोस्तों, वो स्वयं अवेक्स के लिए ही कर योग्य मानी जाएगी, अर्थात उस बच्चे के लिए कर योग्य मानी जाएगी, किसी और के लिए कर योग्य नहीं मानी जाएगी। धारा 80C के तहत कटौती का दावा प्रस्तुत करने के लिए करदाता द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान निम्न के लिए किया गया हो, या तो दोस्तों खुद के लिए किया हो या जीवन साथी के लिए, किसी भी बच्चे के लिए किया गया दोस्तों, तो उसको दोस्तों उसके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम पर दोस्तों उसको डिडक्शन मिलेगी। और मैक्सिमम जो डिडक्शन हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। कितने? 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन हो सकती है। यानी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है, इससे ज़्यादा डिडक्शन आप लोग नहीं ले सकते धारा 80C में। मैंने कहा दोस्तों धारा 80C के तहत कटौती निम्न में से स्वीकृत की जाती है। धारा 80C के तहत कटौती निम्न में से स्वीकृत की जाती है। सकल कुल आय में से, ओके, सकल कुल आय में से, परंतु दीर्घकालीन पूंजी लाभों को छोड़कर सूचित प्रतिभूतियों का अल्पकालीन पूंजी लाभ, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हस्तांतरित समता उन्मुखी इकाई का अल्पकालीन पूंजी लाभ, किसी भी संपत्ति का दीर्घकालीन पूंजी लाभ और आकस्मिक आय को छोड़कर। सिंपल सी बात है, देखो आप जानते हो, देखो अगर मैं तुमसे कह दूं ये ग्रॉस टोटल इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम मान लो मैं कह दूं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए में दोस्तों एक तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है धारा 111(a) के अंतर्गत, जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट हुआ, मान लो 1 लाख रुपए का। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मित्रों मान लो 3 लाख रुपए का, ओके। और मैं कह दूं दोस्तों आपका जो है मित्रों आपका कैजुअल इनकम है दोस्तों, कैजुअल इनकम मान लो आपकी 1 लाख रुपए की है, तो टोटल कितने हो गए? 5 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है 10 लाख की है। इस 10 लाख में से 5 लाख को तो हटा दो, क्योंकि 5 लाख को छोड़ो, अब इनकम कितनी बची? 5 लाख की। तो सीधी सी बात है डिडक्शन 5 लाख को आधार मानकर होगी। 5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन आप लोग नहीं दे सकते। कहते हैं ना दोस्तों कि कटौती धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौती ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में इन 3-4 मदों को शामिल नहीं किया जाता। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो धारा 111(a) के अंतर्गत आता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग कैजुअल इनकम, अर्थात इन तीनों के संबंध में दोस्तों डिडक्शन नहीं दी जाती। इन तीनों को हटाकर आप दोस्तों 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आप लोग दे सकते हो। अर्थात तुमसे अच्छा दोस्तों ये बात कहते हैं ना दोस्तों कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम मान लो 10 रुपए की है, तो भाई साहब आप लोग टोटल डिडक्शन कितनी ले सकते हो? टोटल डिडक्शन 10 रुपए तक ले सकते हो। लेकिन इस 10 रुपए में भी दोस्तों इन 3 चीजों को छोड़ा, जैसे मान लो इसमें से 1 रुपए आपके शॉर्ट टर्म के हो गए,
₹3 लॉन्ग टर्म के हो गए, एक केज हो तो ₹5। तो मैक्सिमम डिडक्शन आप ₹5 तक की ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। बाकी ₹5 तक तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आगे धारा 80C के तहत अधिकतम कटौती का प्रावधान कितना है तो धारा 80C के तहत दोस्तों अधिकतम कटौती का जो प्रावधान है वो 1,50,000 कितना मतलब 1,50,000 है। मैं बात करूंगा दोस्तों धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के संबंध में कटौती स्वीकृत होती है। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। 80C की छूट जो होती है मतलब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाताओं को मिलती है और वो मैक्सिमम ₹1.5 लाख तक की। ओके तो 80C की छूट जो होती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाताओं को मिलती है और वो भी ₹1.5 लाख तक की लिमिट की मिलती है, इससे ज़्यादा की लिमिट वहाँ पर नहीं मिल सकती। ओके आगे फिर मैं बात करूँगा तो कि जीवन बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80C के तहत कटौती का दावा प्रस्तुत करते समय यदि करदाता द्वारा भुगतान अपने बच्चे के लिए किया जाता है तो बच्चा करदाता पर निर्भर होना चाहिए। निर्भर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं मित्रों। क्या आगे विवाहित हो अविवाहित हो निर्भर हो या ना हो तो दोस्तों सीधी सी बात है, धारा 80C की छूट अगर लेना चाहते हो तो करदाता का बच्चा चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर उसको कटौती दी जाएगी, वहां पर कटौती का प्रावधान उनके लिए रखा गया है मित्रों। ओके ओके और प्रीमियम जो होता है तो विशिष्ट पॉलिसी के 20% ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रीमियम जो था पॉलिसी के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके जैसे सपोज करो मित्रों अगर मैं कह दूं कि एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी जो करदाता ले रही है मान लो 1 लाख की पॉलिसी है और उस पर मान लो साल का प्रीमियम जा रहा 30,000, एक साल का प्रीमियम 30,000 है तो मतलब डिडक्शन कितनी मिलेगी केवल 20,000 तक की, अर्थात पॉलिसी का 20% तक ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं सकते। लेकिन अगर प्रीमियम भी मान लो 10,000 का है तो फिर डिडक्शन कितनी मिलेगी 10,000 की। तो धारा 80C में एक करदाता द्वारा अपने स्वयं के लिए अपने परिवार के लिए दोस्तों अगर कोई पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी पर जो प्रीमियम चुकाया जाता है उस प्रीमियम की धारा 80C में छूट मिलेगी, लेकिन वो प्रीमियम पॉलिसी के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिसी के 20% से ज़्यादा है तो दोस्तों फिर वहाँ पर 20% तक छूट मिलेगी, इससे छूट नहीं मिलेगी। आगे मैंने लिखा मित्रों कि एचयूएफ करदाता की दशा में जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती निम्न के लिए स्वीकृत होती है। तो एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ परिवार का कोई भी सदस्य, एचयूएफ परिवार का कोई भी सदस्य हो दोस्तों उसके लिए कटौती दी जाएगी। तो ठीक है उसके लिए क्या दी जाएगी कटौती यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर, बस आज के लिए तो इतने प्रश्न आगे टाइप नहीं कर पाया। तो ये हो गए दोस्तों 230 प्रश्न। बताओ पहले बताओ तो इस टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मेरा बताओ। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दोस्तों मैं 500 प्रश्न कराऊंगा, 230 प्रश्न हो चुके। उसके बाद मैं एक वादा करता हूँ इनकम टैक्स को लेकर दोस्तों तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप इनकम टैक्स को लेकर मजबूत हो जाओगे। ओके तो मित्रों अब आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों? अच्छा पेपर 1 की क्लासेस शुरू होगी दोस्तों परसों से, तुम्हारे पेपर 1 की क्लासेस भी दोस्तों परसों से शुरू हो जाएगी। पेपर 1 की भी क्लासेस रहेगी जिसमें अपन हाई रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, रिसर्च को लेकर अपन डिस्कस करने वाले। ओके तो मैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि बाकी प्रश्न टाइप नहीं हो पाए इतना। अब देखो सुना एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अभी आज शाम को 5 बजे आपकी कॉस्टिंग क्लास का कॉस्ट अकाउंटिंग का टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का टेस्ट नंबर 2 आज आपको शाम को 5 बजे मिलेगा, तो उसको भी देखना ना बोले। ओके बैक टू बैक आप लोग आगे बैक टू बैक आप लोग क्लास देखिए, मस्त रहिए बिंदास रहिए। ओके मित्रों आगे ठीक है, थैंक यू मित्रों, वेलकम, बाय बाय। ये देखा पापा मेरा सीन, ये देखा क्या उगा लिया तूने? ये देखा देख किस हो जा